हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, दैट इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ये इसका पार्ट 1 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है एग्रीगेट डिमांड। इस वीडियो में आज हम एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, जिसमें हम एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग समझेंगे, एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल एंड एग्रीगेट डिमांड कब कैसे बनता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग समझते हैं। एग्रीगेट डिमांड को शॉर्ट में हम एडी लिखते हैं। इसका मीनिंग है एग्रीगेट डिमांड रिफर्स टू द टोटल डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर। इसका मतलब है कि अकाउंटिंग ईयर के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड की जाती है, उस डिमांड का अगर आप टोटल कर देंगे तो उसे हम एग्रीगेट डिमांड कहेंगे। या हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि आपकी इकोनॉमी के अंदर जितने भी लोग हैं जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करना चाहते हैं इन द अपकमिंग ईयर, उसकी टोटल डिमांड को हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन है जिसके अंदर हम एग्रीगेट डिमांड को एक डिफरेंट अप्रोच से समझेंगे। इस डेफिनेशन के अंदर एग्रीगेट डिमांड को एज एन एक्सपेंडिचर के थ्रू समझाया गया है। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, एग्रीगेट डिमांड is the sum total of expenditure that the people plan to incur on the purchase of goods and services produced in the economy corresponding to their different level of income। इसका मतलब है कि जितने भी इकोनॉमी के अंदर आपके लोग हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने का प्लान कर रहे हैं और उन गुड्स पर जितना भी वो एक्सपेंडिचर करने वाले हैं उसके टोटल को भी हम एग्रीगेट डिमांड कह सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ ये याद रखना है कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के इक्वली होता है। यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड में हम सिंपली डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर जब लोग गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं और जितना भी वो प्लान कर रहे हैं उन पर एक्सपेंडिचर करने का, उस एक्सपेंडिचर के टोटल को ही हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। इस डेफिनेशन के अंदर काफी सारी ऑब्जर्वेशंस हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है ताकि आप एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग ढंग से समझ पाए और उसमें कोई भी एरर ना करें। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कुछ ऑब्जर्वेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एग्रीगेट डिमांड के ऑब्जर्वेशन पढ़ने से आपको एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड जो भी डाउट होंगे वो कवर हो जाएंगे। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है एग्रीगेट डिमांड डज नॉट रिफर टू द डिमांड फॉर एनी पर्टिकुलर गुड और सर्विस इन द मार्केट, इट रिफर्स टू डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। इसका मतलब है कि जब हम एग्रीगेट डिमांड के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं तो एग्रीगेट डिमांड के अंदर हम किसी पर्टिकुलर गुड और सर्विसेज के बारे में रिफर नहीं करते हैं। जब भी एग्रीगेट डिमांड की बात की जाती है तो इसके अंदर हम जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज आपकी इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी टोटल डिमांड को हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। तो यहाँ आपको अच्छे से याद रखना है कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब किसी पर्टिकुलर गुड से नहीं होता, एग्रीगेट डिमांड का मतलब ओवरऑल डिमांड से होता है फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। देन सेकंड ऑब्जर्वेशन, एग्रीगेट डिमांड इज ऑफन मेजर्ड फॉर द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, सो इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। क्योंकि हम एग्रीगेट डिमांड को हर अकाउंटिंग ईयर के अंदर मेजर करते हैं, यानी आपको हर साल एग्रीगेट डिमांड को कैलकुलेट करना पड़ता है, इसलिए एग्रीगेट डिमांड आपका फ्लो कॉन्सेप्ट है। फ्लो कॉन्सेप्ट और स्टॉक कॉन्सेप्ट के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था, तो आपको याद रखना है एग्रीगेट डिमांड आपका फ्लो कॉन्सेप्ट है। थर्ड ऑब्जर्वेशन, एग्रीगेट डिमांड कैन बी मेजर्ड ए विद द रेफरेंस ऑफ जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी और बी विद द रेफरेंस टू द लेवल ऑफ इनकम ऑफ द पीपल। If aggregate demand is related to the general price level, then there is negative relationship between price level and AD, so that AD curve slopes downward। इसका मतलब है कि जब भी आप एग्रीगेट डिमांड को कैलकुलेट करते हैं तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास दो बेसिस होते हैं। या तो आप जनरल प्राइस लेवल के बेसिस पर एग्रीगेट डिमांड को कैलकुलेट करेंगे, यानी आप प्राइस के साथ स्टडी करके एग्रीगेट डिमांड को मेजर करते हैं, या सेकेंड ऑप्शन है आपके पास कि आप एग्रीगेट डिमांड को लेवल ऑफ इनकम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें। अगर आप एग्रीगेट डिमांड को जनरल प्राइस लेवल के बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं तो आपको याद रखना है कि एग्रीगेट डिमांड और जनरल प्राइस लेवल, जिसका सिंपली मतलब प्राइस है, इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव होता है। यहाँ पर हम सिंपली लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं। लॉ ऑफ डिमांड के बारे में हमने माइक्रो के अंदर डिस्कस किया था, उसमें हमने सीखा था कि डिमांड और प्राइस का जो रिलेशन होता है वो नेगेटिव होता है, यानी अगर आपकी प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होगी और अगर आपकी प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ेगी। इसी को हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। और जब आप प्राइस के बेसिस पर एग्रीगेट डिमांड को मेजर करते हैं तो उससे जो कर्व बनता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जब हम
एग्रीगेट डिमांड को प्राइस के बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं तो जो आपका एडी का कर्व बनेगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। द नेक्स्ट आपका फोर्थ ऑब्जर्वेशन, ऑन द अदर हैंड इफ एडी इज रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम देन देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एडी सो दैट एडी कर्व स्लोप अपवर्ड। इसका मतलब है कि अगर आप एग्रीगेट डिमांड को लेवल ऑफ इनकम के बेसिस पर मेजर करते हैं तो एग्रीगेट डिमांड और लेवल ऑफ इनकम इन दोनों का जो रिलेशन होता है वो पॉजिटिव होता है। या पॉजिटिव रिलेशन का मतलब ये है कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो आपकी एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज होगी, और अगर आपकी इनकम रिड्यूस होगी तो आपकी डिमांड भी रिड्यूस होगी। और साथ ही आपको याद रखना है कि जब आप इनकम के बेसिस पर एग्रीगेट डिमांड को मेजर करते हैं तो एग्रीगेट डिमांड का जो कर्व होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस कर्व के बारे में हम अभी आगे भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम इनकम के बेसिस पर एग्रीगेट डिमांड के कर्व को बनाते हैं। अभी के लिए आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जब एग्रीगेट डिमांड को जनरल प्राइस लेवल के साथ मेजर किया जाता है तो उनके बीच का रिलेशनशिप नेगेटिव होता है और उससे जो कर्व बनता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। पर अगर आप एग्रीगेट डिमांड को इनकम लेवल के बेसिस पर मेजर करते हो तो इनकम और एग्रीगेट डिमांड का जो रिलेशन है वो पॉजिटिव होता है और जो कर्व बनता है वो अपवर्ड स्लोपिंग बनता है। इसके बाद आपकी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है, AD is measured not as the sum total of physical quantities of goods demanded in the economy. In fact, it is not possible to do so. Aggregate demand is always measured in terms of total expenditure on the goods and services. इसका मतलब है कि एग्रीगेट डिमांड को मेजर करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए आप अपनी इकोनॉमी के अंदर जितने भी गुड्स की डिमांड हो रही है उसका फिजिकली जा करके टोटल नहीं कर सकते, क्योंकि ये पॉसिबल भी नहीं है कि इंडिया के अंदर आप एक एक करके हर गुड का टोटल कर रहे हो और फिजिकली जाकर देख रहे हो कि कितने गुड्स की डिमांड की जा रही है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि जब भी एडी का मेजर किया जाता है, यानी जब भी एग्रीगेट डिमांड को कैलकुलेट किया जाता है तो उसका रेफरेंस जो होता है वो टोटल एक्सपेंडिचर के बेसिस पर लिया जाता है। इसका सिंपली मतलब यही है कि अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर आपके लोग गुड्स एंड सर्विसेज पे जो भी प्लान कर रहे हैं स्पेंड करने का, एक्सपेंडिचर करने का, उसी के टोटल को हम एग्रीगेट डिमांड लेते हैं। कभी भी एग्रीगेट डिमांड का टोटल फिजिकल क्वांटिटीज के टोटल के बेसिस पर नहीं किया जाता है, हमेशा एग्रीगेट डिमांड को टोटल एक्सपेंडिचर के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। देन आपकी सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन है, एग्रीगेट डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज व्हाट पीपल विश टू स्पेंड और व्हाट पीपल प्लान टू स्पेंड एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। नेवर इंटरप्रेट एग्रीगेट डिमांड एज व्हाट पीपल एक्चुअली स्पेंड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। इसका मतलब है कि जब भी हम एग्रीगेट डिमांड को मेजर करते हैं या कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंदर हम उन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं जो आपकी इकोनॉमी के अंदर लोग प्लान कर रहे हैं स्पेंड करने का अकॉर्डिंग टू देयर इनकम लेवल। यानी जब भी हम एग्रीगेट डिमांड को कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हम देखते हैं कि क्या लोग प्लान कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे स्पेंड करने का अपनी इनकम के अकॉर्डिंग। एग्रीगेट डिमांड कभी भी मतलब एक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज पे किए गए एक्सपेंडिचर के बेसिस पर नहीं लिया जाता है। जब भी एग्रीगेट डिमांड की बात होती है तो वो प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड की बात होती है कि लोग कितना प्लान कर रहे हैं एक्सपेंडिचर करने का, ना कि एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड की। आपको ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब यहाँ प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड से है, ना कि एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड से। और इस तरह आपके ये 6 ऑब्जर्वेशन कंप्लीट होते हैं। आपको इन सभी ऑब्जर्वेशंस को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इसी के बेसिस पर आप अपनी डेफिनेशन को और अच्छे से क्लैरिफाई कर पाएंगे और आप अच्छे से याद भी रख पाएंगे। द नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। डेफिनेशन के अंदर हमने भी डिस्कस किया कि एग्रीगेट डिमांड आपके एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के इक्वल होता है, यानी जितना भी एक्सपेंडिचर आप करने वाले हैं अपनी इकोनॉमी के अंदर उसके टोटल को हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कहते हैं। और हम जानते हैं कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बेसिस पर ही हम एग्रीगेट डिमांड को कैलकुलेट करते हैं, इसलिए एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दोनों इक्वल होते हैं। अगर आपको याद हो तो चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमने नेशनल इनकम के बारे में डिस्कस किया था, जिसके अंदर आपका एक मेथड था एक्सपेंडिचर मेथड, जिसके अंदर हमने एक्सपेंडिचर मेथड के सभी कंपोनेंट के बारे में डिस्कस किया था कि कौन कौन सी चीजें आप एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर लेते हैं। वो सेम कंपोनेंट आपके एग्रीगेट डिमांड की भी होते हैं, ये आपको याद रखना है। एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होता है, इसलिए जो कंपोनेंट आपने एक्सपेंडिचर मेथड में पढ़े थे वो सेम कंपोनेंट एग्रीगेट डिमांड में रिपीट होंगे। यहाँ पर हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। Aggregate demand in an economy is measured in terms of total expenditure on goods and services that various sectors of the economy are willing to incur during an accounting year. इसका मतलब है कि जब भी हम एग्रीगेट डिमांड को मेजर करते हैं आपकी इकोनॉमी के अंदर
यानी जब भी आप एग्रीगेट डिमांड को कैलकुलेट करते हैं आपकी इकोनॉमी के अंदर, तो उसको टोटल एक्सपेंडिचर के टर्म्स में कैलकुलेट किया जाता है, जिसके अंदर हम सभी सेक्टर्स को इंक्लूड करते हैं। यहाँ पर वेरियस सेक्टर्स में हम जानते हैं आपकी टोटल 4 सेक्टर हैं इकोनॉमी के अंदर, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर वेरियस सेक्टर का मतलब इन चारों सेक्टर से है। तो सिंपली यहाँ हम याद रख सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड को जब भी मेजर किया जाता है तो वो टोटल एक्सपेंडिचर के बेसिस पे मेजर किया जाता है, जिसके अंदर हम सभी सेक्टर्स को इंक्लूड करते हैं, जिसके अंदर सभी सेक्टर्स जो भी प्लान कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज पर स्पेंड करने का, उसके टोटल को इंक्लूड किया जाता है। तो सिंपली एग्रीगेट डिमांड जो है वो आपका इक्वल होता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के। इसी के बेसिस पर एग्रीगेट डिमांड के आपके टोटल 4 कंपोनेंट हैं, जिसमें फर्स्ट है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और प्लान्ड प्राइवेट कंजम्पशन, जिसे हम सी से डिनोट करेंगे। सेकंड इज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड और प्लान्ड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जिसे हम आई से डिनोट करेंगे। थर्ड इज गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसे हम जी से डिनोट करेंगे। एंड फोर्थ नेट एक्सपोर्ट, जिसे हम एक्स माइनस एम से डिनोट करते हैं। ये सेम वही कंपोनेंट हैं जो हमने एक्सपेंडिचर मेथड में डिस्कस किए थे जब हमने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना सीखा था बाय यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। नाउ हम एक एक करके इन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं कि इनकी डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले फर्स्ट है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और प्लान्ड प्राइवेट कंजम्पशन, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। इसका मीनिंग है डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्राइवेट कंजम्पशन और वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट हाउसहोल्ड आर एबल एंड विलिंग टू बाय। इसका मतलब है कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर हम उन सभी गुड्स एंड सर्विसेज पे की गई डिमांड को इंक्लूड करते हैं जो एक हाउस होल्ड परचेज करना चाहता है अपनी सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए। यानी जब भी एक कंज्यूमर अपनी सेटिस्फेक्शन को फुलफिल करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने का प्लान करता है, उनकी डिमांड करता है, तो उसको हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में इंक्लूड करते हैं। द नेक्स्ट आपका सेकंड कंपोनेंट है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड और प्लान्ड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जिसे हम आई से डिनोट करेंगे। इसका मीनिंग है it refers to intended or ex ante expenditure on creation of new capital assets like machineries, building, raw material, etc. by private entrepreneurs. इसका मतलब है कि जब एक प्रोड्यूसर, जिसे हम प्राइवेट एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं, वो प्लान करता है न्यू कैपिटल एसेट को परचेज करने का, जहां पर कैपिटल एसेट्स के अंदर हम मशीनरी, बिल्डिंग और रॉ मटेरियल को इंक्लूड करते हैं, उस प्लान्ड एक्सपेंडिचर को हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड और प्लान्ड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। यह सिंपली मतलब यही है कि जब एक प्रोड्यूसर किसी न्यू एसेट को परचेज करने का प्लान कर रहा है, उसी एक्सपेंडिचर को हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड कहते हैं। यहाँ आपको याद रखना है कि प्लान को हम इंटेंडेड और एक्स एंटी भी कहते हैं। देन आपका थर्ड कंपोनेंट है गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसे हम जी से डिनोट करते हैं। इसका मीनिंग है it refers to the government intended expenditure on the purchase of consumer and capital goods to fulfill or satisfy common needs to the society. इसका मतलब है कि जब एक गवर्नमेंट आपकी इकोनॉमी के अंदर कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स को परचेज करने का प्लान कर रही है, उन पे एक्सपेंडिचर करने का प्लान कर रही है, ताकि वो आपकी सोसाइटी की कॉमन नीड्स को पूरा कर सके, सेटिस्फाई कर सके, तो उस प्लान्ड एक्सपेंडिचर को हम गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। या सिंपली आप इस तरह याद रख सकते हैं कि जितना भी गवर्नमेंट प्लान कर रही है एक्सपेंडिचर करने का ऑन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, उस एक्सपेंडिचर के टोटल को हम गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। नेक्स्ट आपका लास्ट कंपोनेंट है फोर्थ नेट एक्सपोर्ट, जिसे हम एक्स माइनस एम से डिनोट करते हैं। इसका मीनिंग है नेट एक्सपोर्ट्स रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ एन इकोनॉमी. Net export reflect the demand for foreign countries for our goods and services and our demand for foreign countries goods and services. इसका मतलब है कि नेट एक्सपोर्ट में हम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के डिफरेंस को लेते हैं। इसके अंदर नेट एक्सपोर्ट रिफ्लेक्ट करता है कि आपके गुड्स एंड सर्विसेज की क्या डिमांड है फॉरेन कंट्रीज के अंदर, एंड आपके लिए गुड्स एंड सर्विसेज की फॉरेन कंट्रीज में क्या डिमांड है। जब नेट एक्सपोर्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और इस तरह आपके चारों कंपोनेंट कंप्लीट होते हैं। तो सिंपली ये हम कह सकते हैं कि अगर आप इन चारों कंपोनेंट को ऐड कर देंगे तो उससे जो वैल्यू आएगी उसी को हम एग्रीगेट डिमांड कहेंगे। तो एग्रीगेट डिमांड को मेजर करने का फॉर्मूला हो गया
एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। और जब आप इन चारों कंपोनेंट का टोटल करते हो तो उसे हम ओपन इकोनॉमी कहते हैं, क्योंकि ओपन इकोनॉमी के अंदर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी इंक्लूड किया जाता है। पर अगर आप टू सेक्टर मॉडल की बात करें तो उसके अंदर हम एग्रीगेट डिमांड में सिर्फ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट को लेते हैं, जिसे हम क्लोज इकोनॉमी भी कह सकते हैं। तो आपके कोर्स के अंदर हमें सिर्फ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करना है। आपके कोर्स के अंदर एग्रीगेट डिमांड में हम सिर्फ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड को इंक्लूड करेंगे, ये आपको याद रखना है। और साथ ही आपका फॉर्मूला भी है एग्रीगेट डिमांड को कैलकुलेट करने का, C प्लस I, जहाँ C का मतलब है कंजम्पशन और I का मतलब है इन्वेस्टमेंट। आपको सिर्फ इसी इक्वेशन को याद रखना है। और इस तरह आपके कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड कंप्लीट होते हैं। अगर इनसे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ हम आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम एग्रीगेट डिमांड का बिहेवियर देखेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम, कि किस तरह एग्रीगेट डिमांड में चेंजेस आते हैं इनकम के बेसिस पर। पैराग्राफ पढ़ते हैं। सिंस एग्रीगेट डिमांड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, बिहेवियर ऑफ AD is studied in terms of behavior of aggregate expenditure at different level of income. Thus, behavior of AD means how aggregate expenditure responds to different level of income in the economy. इसका मतलब है कि इस चैप्टर के अंदर हम एग्रीगेट डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए इनकम को बेस लेंगे। हम जानते हैं कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से लगाया जा सकता है, यानी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दोनों के दोनों सेम है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी इनकम में चेंज आता है तो उससे क्या चेंज आएगा आपके एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में, जहां एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। एग्रीगेट डिमांड और इनकम के रिलेशन को समझने के लिए हम एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल एंड एग्रीगेट डिमांड कर्व की हेल्प लेंगे। यानी हम एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल की हेल्प से एंड एग्रीगेट डिमांड कर्व की हेल्प से ये देखेंगे कि इनकम और एग्रीगेट डिमांड के बीच में क्या बिहेवियर है, कि किस तरह इनकम में चेंज होने से एग्रीगेट डिमांड पे इफेक्ट आता है। एग्रीगेट डिमांड के बिहेवियर को देखने के लिए हम एग्रीगेट शेड्यूल एंड एग्रीगेट डिमांड कर्व के बारे में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल देखते हैं। ये आपका एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल है। इस शेड्यूल के अंदर हम देखेंगे कि इनकम के चेंज होने से आपकी एग्रीगेट डिमांड पे क्या इफेक्ट आता है, एंड देन इस शेड्यूल की हेल्प से हम एग्रीगेट डिमांड कर्व बनाएंगे। यहाँ आपको याद रखना है कि एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल एक सिंपल टेबल है जिसके अंदर आपको डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम गिवन होंगे और उसके अकॉर्डिंग क्या चेंज आता है आपकी एग्रीगेट डिमांड में वो भी गिवन होगा। यानी हम इस टेबल के अंदर इनकम में चेंजेस आने से एग्रीगेट डिमांड में क्या चेंज आता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और इसी को हम एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल कहते हैं। साथ ही आपको याद रखना है कि एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल और इनकम का जो रिलेशन होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो उससे आपकी एग्रीगेट डिमांड भी इकोनॉमी के अंदर बढ़ेगी। तो आप शेड्यूल में देख सकते हैं कि आपको इनकम गिवन है। आपको याद रखना है कि इनकम को हम Y से डिनोट करते हैं। देन सेकंड कॉलम में आपको कंजम्पशन गिवन है जिसे हम C से डिनोट करेंगे। एंड थर्ड कॉलम में आपको इन्वेस्टमेंट गिवन है जिसे हम I से डिनोट करते हैं, और जिसमें इन्वेस्टमेंट को हम कांस्टेंट लेते हैं। यहाँ पर आपको अच्छे से याद रखना है कि इस चैप्टर के अंदर हम इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट लेते हैं, यानी आपकी इनकम में चेंजेस आने से इन्वेस्टमेंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। आपको इन्वेस्टमेंट को सभी इनकम लेवल पर कांस्टेंट लेना है। जब इन्वेस्टमेंट को आप कांस्टेंट लेते हैं तो इसे हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। एंड देन आपका फोर्थ कॉलम है एग्रीगेट डिमांड का, जहां एग्रीगेट डिमांड निकालने के लिए हम कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट को ऐड करते हैं। तो अगर आप कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को ऐड करोगे तो आपका एग्रीगेट डिमांड ये आएगा। इस तरह आपकी पूरी टेबल कंप्लीट होती है, और इसी टेबल को हम एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल कहते हैं। एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल का सिंपली मतलब यही है कि इस टेबल के अंदर डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर आपको एग्रीगेट डिमांड के बारे में पता चलता है, और आप देख सकते हैं इनकम और एग्रीगेट डिमांड का जो रिलेशन है वो पॉजिटिव है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे आपकी एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। नाउ हम इनकम कॉलम के बेसिस पर एंड एग्रीगेट डिमांड कॉलम के बेसिस पर एग्रीगेट डिमांड कर्व को बनाएंगे। जब आप कर्व बनाते हैं तो वो कुछ इस तरह दिखता है। इस कर्व को बनाने के लिए आपको स्टेप्स को याद रखना है। सबसे पहले आप एक्स एक्सिस पर इनकम को शो करेंगे, जहां इनकम को Y से नोट किया जाता है, एंड वाई एक्सिस पर आप एग्रीगेट डिमांड को शो करेंगे, जहां पर एग्रीगेट डिमांड को AD से डिनोट किया जाता है। सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट कर्व की बात करते हैं।
आप डायग्राम में देख सकते हैं कि आई डैश आपका इन्वेस्टमेंट कर्व है। इन्वेस्टमेंट कर्व जो है वो हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनकम में चेंजेस होने से आपके इन्वेस्टमेंट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। आपकी इन्वेस्टमेंट सभी इनकम लेवल पर कांस्टेंट है, और क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट सभी इनकम लेवल पर कांस्टेंट है, इसलिए इन्वेस्टमेंट का जो कर्व है आई डैश वो हॉरिजॉन्टल होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। उसके बाद आपका कंजम्पशन कर्व आता है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि आपका कंजम्पशन कर्व सी डैश है। आपको याद रखना है कि कंजम्पशन कर्व हमेशा ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जीरो इनकम पर भी आप कुछ ना कुछ कंजम्पशन करते हैं सर्वाइवल के लिए, इसलिए कंजम्पशन कर्व हमेशा ऊपर से स्टार्ट होता है। अगर आप इनकम और कंजम्पशन को मार्क करेंगे तो आपका कर्व कुछ इस तरह बनेगा जो आप डायग्राम में देख सकते हैं। एंड देन अगर आप कंजम्पशन कर्व और इन्वेस्टमेंट कर्व को ऐड कर देंगे तो उससे जो आपका कर्व बनेगा उसे हम एग्रीगेट डिमांड कर्व कहेंगे, जो आप डायग्राम में देख सकते हैं। इस तरह आप इनकम के बेसिस पर कंजम्पशन कर्व, इन्वेस्टमेंट कर्व एंड एग्रीगेट डिमांड कर्व को बना सकते हैं। नाउ हम एग्रीगेट डिमांड कर्व की ऑब्जर्वेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये पॉइंट आपके पेपर में पूछा जा सकते हैं और आपको साथ ही क्वेश्चन सॉल्व करने में भी हेल्प करेंगे। आप हेडिंग लिखेंगे ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू एग्रीगेट डिमांड कर्व। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है एग्रीगेट डिमांड कर्व हैज बीन शोन एज सम ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट और एडी इक्वल टू सी प्लस आई। इसका मतलब समझने के लिए आप डायग्राम में देख सकते हैं कि आपको जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो कंजम्पशन कर्व और इन्वेस्टमेंट कर्व को ऐड करने से आया है, इसलिए एडी इक्वल टू सी प्लस आई होता है। ये आपको याद रखना है। ये आपकी पहली ऑब्जर्वेशन है। Then second observation, I dash is investment curve, which is a straight line parallel to x-axis because there is autonomous investment in the economy, and that is investment remain constant at all level of income. OI 5 crore in the schedule is the level of investment. इसको भी हम डायग्राम में देखते हैं। According to observation, आपका I dash कर्व जो है वो इन्वेस्टमेंट कर्व है, जो आप डायग्राम में देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कर्व आपका स्ट्रेट लाइन होता है जो हमेशा पैरेलल टू x-axis होगा, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का सिंपली मतलब कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट है। शेड्यूल में आप देख सकते हैं कि डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर भी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कांस्टेंट है। क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, इसलिए इन्वेस्टमेंट को ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। जो आप डायग्राम में देख सकते हैं OI मार्क से, आपका जो OI मार्क दे रखा है डायग्राम के अंदर, ये आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट सिंपली मीन्स कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट। देन आपकी थर्ड ऑब्जर्वेशन है C dash is consumption curve which has a positive or upward slope because with increase in income consumption also increases. इसका मतलब है कि डायग्राम के अंदर जो आपको C dash कर्व गिवन है उसे हम कंजम्पशन कर्व कहते हैं। कंजम्पशन कर्व का जो रिलेशन होता है इनकम के साथ वो पॉजिटिव होता है, यानी अगर आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो उससे आपका कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा, जिसे आप शेड्यूल में देख सकते हैं कि इनकम बढ़ने से आपका कंजम्पशन बढ़ रहा है। इसलिए ऑब्जर्वेशन में लिखा है कि कंजम्पशन और इनकम का जो रिलेशन होता है वो पॉजिटिव होता है। इसके बाद आपकी फोर्थ ऑब्जर्वेशन है कंजम्पशन कर्व स्टार्ट फ्रॉम अबव द ओरिजिन which shows that there is always some minimum level of consumption even when the income is zero. The value of consumption at zero level of income, that is OC, in the diagram rupee 10 crore in the schedule is termed as autonomous consumption which is generated by C bar. इसका मतलब आप डायग्राम में देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन कंजम्पशन कर्व हमेशा ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आपकी इनकम जीरो है उसके बावजूद भी आप सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ कंजम्पशन करते ही हो। जब इनकम जीरो होती है और आप कुछ कंजम्पशन करते हो तो उसकी वजह से कंजम्पशन कर्व हमेशा ओरिजिन पॉइंट के ऊपर से स्टार्ट होगा। इनकम जीरो होने पर जब आप कंजम्पशन करते हो तो उसे ऑटोनोमस कंजम्पशन कहा जाता है। जो आप शेड्यूल में देख सकते हैं कि आपकी इनकम जीरो है फिर भी आप कंजम्पशन 10 करोड़ का कर रहे हैं, तो इससे हम ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। जिसे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि O से C तक का जो गैप है उसे हम ऑटोनोमस कंजम्पशन से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ आपको ऑटोनोमस कंजम्पशन का साइन याद रखना है कि ऑटोनोमस कंजम्पशन को हम C बार से डिनोट करते हैं। ये आपकी काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है इन एग्रीगेट डिमांड कर्व। आपको अच्छे से याद रखना है कि जब आपकी इनकम जीरो होती है और आप कुछ कंजम्पशन कर रहे होते हो तो उस कंजम्पशन को ऑटोनोमस कंजम्पशन कहा जाता है।
जो शेड्यूल के अंदर 10 करोड़ है और डायग्राम के अंदर O से C तक का गैप है। इसके बाद आपकी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन विच इज एग्रीगेट डिमांड कर्व also starts from above the origin point M because AD is the vertical summation of consumption and investment. At zero level of income, AD equal to autonomous consumption plus autonomous investment और 15 करोड़ is equal to 10 plus 5 करोड़। इसको समझने के लिए भी हम डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि आपका जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो M पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है जो कि ओरिजिन पॉइंट से ऊपर है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जानते हैं कि एग्रीगेट डिमांड का जो कर्व है वो कंजम्पशन कर्व और इन्वेस्टमेंट कर्व को ऐड करने से है। इसे आप शेड्यूल में भी देख सकते हैं कि आपके जीरो लेवल ऑफ इनकम पर अगर आप कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को ऐड करोगे तो 15 करोड़ जो आपका आंसर आ रहा है वो आपका एग्रीगेट डिमांड को स्टार्ट करने का पॉइंट है। ये आपको याद रखना है। तो ओवरऑल सिंपली आपको ये याद रखना है कि एग्रीगेट डिमांड हमेशा ओरिजिन पॉइंट से ऊपर से स्टार्ट होगा क्योंकि एग्रीगेट डिमांड जो कर्व है वो कंजम्पशन कर्व और इन्वेस्टमेंट कर्व का समेशन है यानी टोटल है। जहां पर आपका एग्रीगेट डिमांड जीरो लेवल ऑफ इनकम पर 15 करोड़ है शेड्यूल के अंदर और डायग्राम के अंदर O से लेकर N तक का गैप है। देन आपकी सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन है कि AD कर्व हैज अ पॉजिटिव स्लोप व्हिच शोज दैट एज इनकम इंक्रीजेस AD और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर विल आल्सो इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा द रेट एट व्हिच इनकम इंक्रीजेस एक्सीड द रेट एट व्हिच AD इंक्रीजेस। इसको समझने के लिए आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड का जो कर्व है ना वो ऊपर की साइड जा रहा है यानी इसे हम पॉजिटिव स्लोप और अपवर्ड स्लोपिंग कहेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का जो रिलेशन होता है इनकम के साथ वो पॉजिटिव होता है। यानी अगर आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो उससे आपकी एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज होगी और अगर आपकी इनकम रिड्यूस होगी तो उससे आपकी एग्रीगेट डिमांड भी रिड्यूस होगी। साथ ही आप शेड्यूल में देख सकते हैं कि जिस लेवल पे आपकी इनकम बढ़ रही है उस लेवल पे आपकी एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ रही है। तो इस जगह आपको याद रखना है कि जिस रेट से आपकी इनकम इंक्रीज होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है कंपेयर टू जिस रेट से आपकी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो रही है। आप शेड्यूल में देख सकते हैं कि आपकी इनकम 10-10 के गैप से इंक्रीज हो रही है पर आपकी एग्रीगेट डिमांड 5-5 से इंक्रीज हो रही है। इसलिए ऑब्जर्वेशन की लास्ट लाइन में लिखा हुआ है द रेट एट विच इनकम इंक्रीजेस एक्सीड द रेट एट विच एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस। एंड देन आपका सेवंथ ऑब्जर्वेशन है AD curve is parallel to the consumption curve because the vertical gap between both the curves is autonomous investment which always remain constant. इसको भी समझने के लिए आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड कर्व और कंजम्पशन कर्व का जो गैप है वो बिल्कुल सेम है। इसलिए एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन कर्व को हम पैरेलल कह सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है। एग्रीगेट डिमांड कर्व और कंजम्पशन कर्व का जो गैप है वो इन्वेस्टमेंट होता है। शेड्यूल में आप देख सकते हैं कि सभी लेवल ऑफ इनकम पर इन्वेस्टमेंट आपकी कांस्टेंट है और क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है इसी वजह से एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन कर्व को पैरेलल कहा जाता है क्योंकि एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन कर्व का जो वर्टिकल गैप है वो इन्वेस्टमेंट से रिप्रेजेंट होता है। वो गैप इन्वेस्टमेंट कर्व की तरह ही होता है और इस तरह आपकी सभी ऑब्जर्वेशन कंप्लीट होती हैं। ये टोटल आपकी 7 ऑब्जर्वेशन है रिलेटेड टू एग्रीगेट डिमांड एंड इनकम। इन 7 ऑब्जर्वेशन को आपको अच्छे से याद रखना है। इन सभी ऑब्जर्वेशन में से किसी में भी कोई डाउट है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस तरह आपका एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड सभी टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये सभी पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर इनमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में हम एग्रीगेट सप्लाई के बारे में डिस्कस करेंगे जिसे हम AS से डिनोट करते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल सक्सेस ईट। इस चैप्टर के नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉर क्वेश्चंस, क्वायरीज एंड अपडेट्स के लिए एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।